हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग क्या 10th क्लास या फिर 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से जो आपकी बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का इस वीडियो में जो गोल रहेगा वो सिर्फ वर्ण विचार, शब्द विचार और उच्चारण स्थान से रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। यहाँ पर देखेंगे वर्ण विचार से, शब्द विचार से और उच्चारण स्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा बोर्ड में रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करना, ठीक है ना। और यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करके मेरे ऑल कर देना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। मैं बोर्ड से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए वर्ण विचार से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जिस ध्वनि को टुकड़े नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन ए में वर्ण, बी में शब्द, सी में वाक्य, डी में काल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्ण। वर्ण वह अक्षर या वह ध्वनि होती है जिससे हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर वर्ण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। अर्थ के आधार पर आपका ऑप्शन ए वाक्य, बी शब्द, सी वचन, डी वर्ण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। और ऐसे अगर पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं भाषा की, तो उसे वर्ण कहते हैं। डेट मीन्स अक्षर यानी ध्वनि। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर होगा राइट बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 44, बी 56, सी 52, डी 33। कहता कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 52। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ना कि भाषा की पूर्णतः इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की पूर्णतः इकाई को हम लोग यहाँ पर ही कहेंगे वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि स्वर वर्ण की संख्या होती है। आपका ऑप्शन ए 44, बी में 11, सी में 13 और डी में 33। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी कि 11। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि री कौन सी वर्ण का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए में है हस्व वर्ण, बी में है दीर्घ वर्ण, सी में संधि वर्ण और डी में संयुक्त वर्ण। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, हस्व वर्ण। री एक हस्व वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है 7 में कि मात्रा या काल के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। आपका ऑप्शन ए है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए 2। मात्रा या काल के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हस्व वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण जिसे गुरु वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि हिंदी के वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। आपका ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि अनुस्वार कौन सी वर्ण का उदाहरण है, यानी कि कौन सी वर्ण है। आपका ऑप्शन ए में स्वर वर्ण, बी में व्यंजन वर्ण, सी में दोनों, डी में अयोगवाह। देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी होगा, अयोगवाह। देखिए अनुस्वार एगो विसर्ग होता है, वो दोनों अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि अयोगवाह वह वर्ण होता है जो ना स्वर वर्ण और ना व्यंजन वर्ण पर डिपेंड करता है, ना ही निर्भर करता है। डेट मीन्स इस वर्ण का उच्चारण करते समय ना स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है और ना ही व्यंजन वर्ण की। और इसकी संख्या 2 होती है, एक अनुस्वार एक विसर्ग। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वर वर्ण की सहायता से बनने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है व्यंजन वर्ण, बी में दीर्घ वर्ण, सी में संयुक्त वर्ण और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए स्वर वर्ण की सहायता से मिलकर बनने वाले को व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर होगा राइट ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए में 33, बी में 52, सी में 25 और डी में 44। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो 25 होती है। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण है क्या? देखिए कवर्ग से लेकर पवर्ग के सभी वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा गया है। तो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक टोटल कितनी होगी? 25 होगा। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है।
वो आंसर होगा तुम्हारा 5। वर्गो कहने का मतलब होता है कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सब। तो ये टोटल 5 वर्ग होते हैं व्यंजन वर्ण के, और उसमें से स्पर्श व्यंजन वर्ण टोटल 25 होते हैं, 25। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा 25 होगा, इस बात को याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में क्या कहता है। कहता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है। देखिए, संयुक्त व्यंजन वर्ण वह व्यंजन वर्ण होता है जिसमें स्वर वर्ण नहीं होता है, सिर्फ व्यंजन वर्ण होता है, और वह सिर्फ व्यंजन वर्ण से ही मिलकर बना होता है, और इसकी संख्या टोटल 4 होता है। अब कौन कौन होता है तो सुनिए। आपका पहला होता है संयुक्त छ, यानी कि संयोगी छ जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका त्र, और तीसरा आपका होता है ज्ञ, और चौथा होता है स्र, जो श्रवण लिखाता है जिससे, वो वाला स्र। तो इस तरह से आपका आंसर संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। देखिए, आता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अंत अस्था व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 2। तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, यानी कि अंत अस्था व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 4, जिसे बोलते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उसमें व्यंजन वर्ण कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। देखिए, उसमें व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, और आपका एक बचता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ये तीनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि उसमें व्यंजन वर्ण में कौन कौन आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए कौन कौन आता है। तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा, ये 4 गो ऐसे जो उसमें व्यंजन वर्ण होते हैं, इसकी संख्या 4 होती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी इज द राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण बना होता है। आपका ऑप्शन है केवल स्वर वर्ण से, बी में है केवल व्यंजन वर्ण से, और सी में दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त व्यंजन वर्ण किससे बना होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केवल व्यंजन वर्ण से, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कंपन के आधार पर वर्ण कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो कंपन के आधार पर वर्ण को 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है अघोष वर्ण, दूसरा है घोष वर्ण। घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हा कौन सी वर्ण है। आपका ऑप्शन है घोष वर्ण, बी है अघोष वर्ण, सी है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और डी है संयुक्त व्यंजन वर्ण। आपका यहाँ पर जो हा जो होगा वो घोष वर्ण होगा, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि श्वास वायु के आधार पर वर्ण कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन है ए में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 5। तो श्वास वायु के आधार पर वर्ण, डेट मीन्स व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक अल्प प्राण, एगो महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 19 में कि किस वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण किस वर्ण के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी वर्ग का जो पहला वर्ण और तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो किस वर्ण का अंतर्गत आएगा, मतलब किसका उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है अल्प प्राण, बी है महाप्राण, सी है दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अल्प प्राण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि अल्प प्राण वर्ण की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 31, बी है 29, और सी में 44, और डी में 19। तो अल्प प्राण वर्ण की जो संख्या होती है वह 19 होती है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है। कहता है कि उसमें व्यंजन वर्ण कौन सी वर्ण का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है अल्प प्राण वर्ण, बी में है महाप्राण, सी में संयुक्त व्यंजन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, महाप्राण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 में क्या कहता है। कहता है द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 2, बी में है 3, सी में है 4, और डी में है 5। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए 2। एक वो होता है जो पढ़ना में अड़ा होता है, एगो सड़क में अड़ा होता है, जो वाला 2 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। कहता है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या, देखिए आपका हिंदी वर्णमाला में कहे चाहे तो देवनागरी लिपि में कहे, आपका हमेशा राइट आंसर होगा 11 ही, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है देवनागरी लिपि में भी और हिंदी वर्णमाला में भी, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी इज द राइट। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में कहता है कि किस क्रमांक में संघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए में का, ख,
बी में है या रा और सी में ता था और डी में है पा फा। तो आपका पूछा है कि संघोष व्यंजन वर्ण का क्रमांक क्या है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, डेट मीन्स या कॉमा रा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है। कहता है कि किस क्रमांक में अंत अस्त व्यंजन है, किस क्रमांक में अंत अस्त व्यंजन का उदाहरण, यानी कि आपका ऑप्शन ए में तलाबी सा कॉमा डंटी सा, आपका दूसरा ऑप्शन है बी में रा कॉमा ला और सी में आपका ऑप्शन है टा कॉमा था और डी में आपका ऑप्शन है दा कॉमा धा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, या रा ला वा। तो इस हिसाब से यहाँ पर रा और ला राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। कहता है कि किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता है ना कि किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। पहले ये तो सोचो कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन टोटल 25 है। कवर्ग से लेकर आपका कितना तक, पवर्ग तक, टोटल कितने होते हैं 25 होते हैं। तो वहाँ से लेकर आपका टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हुआ। तो नीचे दिया गया 3 में से कौन नहीं कवर्ग से लेकर पवर्ग तक आता है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन नहीं आता है, तो आपका हो गया मूर्धनी सा और हा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। इसलिए यहाँ पर राइट मारेंगे ए पर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, मैं हिंदी का पूरा दम डालता रहूँगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में यहाँ पर साइंस में भी डालूंगा। इसलिए हम ध्यान से खाली मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है। कहता है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। आपका ऑप्शन यहाँ पर या कॉमा रा और बी में आपका ऑप्शन है वा कॉमा हा और सी में आपका ऑप्शन है डा कॉमा ना और डी में ऑप्शन आपका है क्या, तलाबी सा कॉमा डंटी सा। तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, तलाबी सा कॉमा डंटी सा। आप पढ़े होंगे तभी बता पाइएगा, वरना नहीं बता पाइएगा। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्ण विचार का क्वेश्चन में सारा करा दिया, इंपॉर्टेंट था जितना सारा हो गया। अब हम लोग यहाँ से इसके बाद 28वां क्वेश्चन हम शब्द विचार से करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद उच्चारण स्थान से। इसी वीडियो में तीनों को पूरा का निचोड़ ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं शब्द विचार से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला शब्द का नाम है सार्थक और दूसरा निरार्थक, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा राइट ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है। कहता है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन है में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द को 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला का नाम है रूढ़ शब्द, दूसरा का नाम है यौगिक शब्द और तीसरा का नाम है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन में ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 5। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो तत्सम, तत्भव, दूसरा देशज और विदेशज। ये आपका उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है। कहता है कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपका ऑप्शन ए में है 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 5। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द को मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है। कहता है ना कि निम्नलिखित में विदेशज शब्द है। आपको विदेशज शब्द पहचानना। आपका ए में ऑप्शन है काज, बी में लड़की, सी में परात और डी में किताब। तो यहाँ पर आपका जो विदेशज शब्द जो राइट होगा वो आपका सही होगा किताब, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में क्या कहता है। कहता है ना कि निम्नलिखित में विदेशज शब्द नहीं है। आपका ऑप्शन ए में रेल, बी में पेन और सी में शादी और डी में दीदी।
तो विदेशज शब्द नहीं है निम्नलिखित में कौन? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, दीदी। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है। कौन देशज शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है जूता, बी में रोटी, सी में थैला, डी में कैंची। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, कैंची। कैंची एक देशज शब्द नहीं, विदेशज शब्द है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्नलिखित में देशज शब्द का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है बटन, बी में पगड़ी, सी में कैमरा और डी में बैंक। देशज शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी पगड़ी होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है क्या? कहता है कि शंकर शब्द का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए है कभी दरबार, बी में है राजमाता, सी में है चरना रविंद्र और डी में है टिकट घर। कौन शंकर शब्द का उदाहरण नहीं है? आपका यहाँ पर राष्ट्र आंसर होगा राजमाता। राजमाता शंकर शब्द का उदाहरण नहीं है। देखिए शंकर शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जो दो अलग अलग भाषा से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित के कौन सा शब्द संकर शब्द का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में कौन संकर शब्द का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए में है मुख्य चंद्र, बी में नीलकमल, सी में चरना रविंद्र और डी में टिकट घर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि संकर शब्द का मतलब होता है जो शब्द अलग अलग भाषा से मिलकर बना हो, जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या और कोई भाषा हो सकता है। अलग अलग भाषा से मिलकर बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो डी राइट आंसर होगा, टिकट घर। क्योंकि टिकट अलग भाषा, घर अलग भाषा, घर हिंदी भाषा, टिकट जो अंग्रेजी भाषा। इसी तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द नहीं है, याद रखिएगा। देखिए रूढ़ शब्द को पहचानने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो ज़्यादातर दो अक्षर का आपको दिखे, अधिकांश जो दो अक्षर का दिखे वो रूढ़ शब्द होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में यहाँ पर देखना चाहिए कि रूढ़ शब्द नहीं है, जो पूछा है। तो देवता, देवता जो है ना वो रूढ़ शब्द है। पेड़ भी रूढ़ शब्द है, गाय भी रूढ़ शब्द है, लेकिन राष्ट्रपति रूढ़ शब्द नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए में है महर्षि, बी में है दीपक, सी में है जलद और डी में हिमालय। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर होगा वो दीपक होगा। रूढ़ शब्द जो है ये दीपक राइट आंसर होगा, क्योंकि दीपक का जब हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। डेट मीन्स इसका खंडित ही नहीं हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, दीपक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द पूछा है। आपका ऑप्शन ए में है राजमाता, बी में है प्रेम सागर और सी में है दूध वाला और डी में है दशानन। यौगिक शब्द का उदाहरण कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो दशानन जो होगा यहाँ पर यौगिक शब्द होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो यौगरूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द हो सकते हैं। जो यौगरूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो सारा का सारा यौगिक शब्द होते हैं वो कभी भी यौगरूढ़ शब्द नहीं होते हैं। इस बात को याद रखना। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आप तो सोच रहे होंगे कि सर दशानन तो यौगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ देख रहे हैं, इसका विच्छेद करने पर इसको तोड़ते हैं तो तोड़े गए तोड़े गए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन अर्थ तो कोई और देता है। तो ऐसे शब्द को तो यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो फिर ये यौगिक शब्द कैसे हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी यौगरूढ़ शब्द है वो यौगिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन सारा यौगिक शब्द यौगरूढ़ शब्द नहीं होते हैं। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, दशानन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर आगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में कि निम्नलिखित में यौगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। क्या बोल रहा है? यौगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, यहाँ पर आपका बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो क्या है ऑप्शन है वो दाल, और फिर बी में आपका ऑप्शन है यहाँ पर यथाशक्ति, ठीक है। और अगला आपका ऑप्शन है यहाँ पर जलस और डी में आपका ऑप्शन है यहाँ पर घोड़ा सवार। पूछा क्या है? यौगरूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता दूं, जलस।
जलज जो होगा वो योगरूढ़ शब्द होगा, ना कि यथाशक्ति ना कि घोड़ा सवार। देखो यथाशक्ति को कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो जलस होगा, क्योंकि इसका जब देखा जाए तो इसका अर्थ कुछ और देता है। कमल जलस अलग है ये, इसलिए ये रोगरूढ़ शब्द यहाँ पर जलस मारिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जलस, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए में घनश्याम, बी में पीताम्बर, सी में त्रिनेत्र और डी में विद्यालय। देखिए यौगिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसको तोड़ने पर अर्थ वही निकले जो शब्द का अर्थ होता है। तोड़ने पर जो शब्द आता है उसका अर्थ। जैसे देखिए यहाँ पर विद्यालय के देखिए विद्यालय को अगर करिएगा तो क्या होगा, विद्या प्लस आलय, यानी कहने का मतलब विद्या का आलय, तो इसका अर्थ वही हुआ। विद्यालय का मतलब होता है विद्या का आलय। लेकिन अगर बात करती है कि दशानन, दशानन मतलब जिसकी 10 सिर हो, उसका अर्थ कौन देगा? जैसे उसका अर्थ बता देता है जैसे रावण। तो अगर तोड़ने पर अर्थ कोई और दे तो यौगरूढ़ शब्द, और तोड़ने पर अर्थ वही दे तो यौगिक शब्द, और अगर तोड़ा ही नहीं जा सके मतलब टूटे ही नहीं तो रूढ़ शब्द, जो ज़्यादातर 2 अक्षर वाले होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर जो संधि विच्छेद वाले होते हैं वो आपका यौगिक शब्द होते हैं, और जो समाज वाला समास जो होते हैं वो आपका यौगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो डी विद्यालय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है। कहता है इनमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, यानी जो संस्कृत में ज़्यादातर यूज होते हैं, जो संस्कृत से आते हैं, उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा शब्द जो तत्सम शब्द नहीं है? देखिए पुस्तक, तो इसको संस्कृत में पुस्तक को पुस्तक ही लिखिएगा, पुस्तकम। ठीक है ना। अब निकट की बात करिए तो निकटा प्रकटा, यानी कहने जो संस्कृत में वही हो उसे तत्सम शब्द कह सकते हैं। लेकिन ग्राहक को आप नहीं लिख सकते हैं, ये ग्राहक आपका हिंदी है, यानी कि तद्भव शब्द है ये। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ग्राहक होगा। दैट मीन्स ये तत्सम शब्द नहीं है और वही पूछा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी ग्राहक राइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द का उदाहरण है? कौन तत्भव शब्द का उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए में है कूप, बी में है केला, सी में काक, डी में कुट। बड़ा ही भयानक ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए, बड़ा ही अजीब ऑप्शन दिया है। करा तत्भव शब्द का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा केला होगा। केला एक हिंदी शब्द है, इसलिए यहाँ पर केला जो होगा वो तत्भव शब्द होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 45 में क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन तत्सम शब्द है? इनमें कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द पूछा है। आपका ऑप्शन ए है मच्छिका, बी में है मीत, सी में है मुट्ठी और डी में है मोर। तो आपका तत्सम शब्द यहाँ पर जो राइट होगा वो मच्छिका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं कहता है क्या है। कहता है कि तत्सम शब्द का मूल स्रोत है। तत्सम शब्द कहाँ से निकला है? आपका ऑप्शन है प्राकृतिक से, बी में हिंदी से, सी में संस्कृति से यानी कि संस्कृत से और डी में कोई नहीं। यानी कि तत्सम शब्द कहाँ से आया, मूल स्रोत क्या है? तो आपको पता हो गया कि तत्सम शब्द संस्कृत से आता है, इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सी इज द राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है। कहता है कि इनमें कौन यौगिक शब्द है? आपका ऑप्शन है पंकज, बी है पाठशाला, सी में है दिन और डी में जलज। देखिए यौगिक शब्द मैंने बताया जैसा कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके ज़्यादातर संधि विच्छेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका पाठशाला जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, पढ़ने के लिए जो आलय होते हैं जिसको कहा गया, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, पाठशाला जो यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है। कहता है कि इनमें कौन संकर शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए में है टिकट घर, बी में है रेल यात्री, सी में किताब घर और डी में चिड़िया घर। संकर शब्द कौन नहीं है जिसमें अलग अलग भाषा का यूज नहीं किया गया हो? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, चिड़ियाघर, क्योंकि दोनों एक ही भाषा, हिंदी भाषा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव 49 में कहता है कि धरित्री का तद्भव शब्द रूप क्या है? यानी कि धरित्री जो है उसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए में है धरिता, बी में धारिया, सी में धरती और डी में धारित। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, धरती, क्योंकि धरित्री एक संस्कृत शब्द है जो एक तत्सम शब्द के रूप में आया है। ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग हिंदी भाषा में तद्भव में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धरती।
अगला क्वेश्चन कहता है 50 में कि निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है। कौन देशज शब्द का एग्जाम्पल नहीं है? खिड़की, खिड़की तो देशज शब्द है यार। बूट, सी में है पाग और डी में है रिगड़ा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी बूट। बूट एक देशज शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन ए में है अग्र, बी में है आँख, सी में है आज और डी में है आग। देखिए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए अग्र होगा, क्योंकि अग्र एक तत्सम शब्द है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पूरा मैं कि आपको खाली शब्द से करा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी जस्ट पीछे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वर्ण विचार से किया और ये शब्द विचार से है, और इसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान से करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सही में कमेंट्स लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 52 में कि इनमें कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? आपका ऑप्शन में है गाय, बी में है विद्यालय, सी में लंबोदर और डी में है पंकज। जैसा मैंने आपको बता चुका कि रूढ़ शब्द वो ज़्यादातर होते हैं जो 2 अक्षर के होते हैं, ठीक है ना, जिसको खंडित कर ही नहीं जा सकता। डेट मीन्स कहने में तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है खंडित करने के बाद। लेकिन और यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो ज़्यादातर संधि विच्छेद में आते हैं। और आपको जैसा पता है कि यौगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो समास होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, डेट मीन्स ये यौगिक शब्द होगा। लेकिन लंबोदर और पंकज एक समास है, लंबा है ओदर जिसका वाग गणेश भगवान, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब ये जो लंबोदर और पंकज है वो हमारा समास है। तो ये तो यौगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो बचा गाय, और ऐसे भी ये 2 अक्षर का है, दैट मीन्स यही होगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 में कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? आपका ऑप्शन ए में है कपास, बी में है प्यास, सी में है पहर और डी में है नासिक। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी प्यास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 54 में कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो आपका ऑप्शन ए में है लिपि कहते हैं, बी में पद कहते हैं, सी में शब्दांश कहते हैं या डी में भाषा कहते हैं। जो वाक्य में उपयुक्त होता है जो शब्द उसे पद कहते, याद रखिएगा। देखिए आपको पता ही होगा अगर कोई एक चीज़ हो मतलब वो अलग हो, जैसे मेरा राम, तो राम यहाँ पर आपका एक शब्द है, लेकिन अगर यही वाक्य में इसका उपयोग किया जाए कि राम बाजार जाता है, तब यही राम पद बन जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी पद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 55 में कि अंधकार कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन ए है तद्भव, बी में तत्सम, सी में यौगिक और डी में यौगरूढ़। देखिए बॉस ये सारा का सारा पूछे जाने वाला ही ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ। मैं बहुत ही निचोड़ ऑब्जेक्टिव लाया हूँ शब्द से, वर्ण विचार से, और मैं उच्चारण स्थान से जो भी जस्ट कराऊंगा इसी में। आगे देखिएगा, समझे? तो यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से देखना है, देख लो, आपके बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अंधकार कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में है तद्भव और बी में तत्सम और सी में यौगिक और डी में यौगरूढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए जल्दी कमेंट्स करिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो तत्सम होना चाहिए। अगर आपसे भी बन रहा है तो आप कमेंट्स करके हमको बताइए कि सर मैंने बहुत ज़्यादा सही मारा, ताकि मुझे तो भी पता चल सके, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 56 में कि कपड़ा कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन में ए है तद्भव, बी में है तत्सम, डी में यौगिक और डी में यौगरूढ़। तो कपड़ा जो है ना वो एक हिंदी शब्द है, और हिंदी ज़्यादातर तद्भव होते हैं, क्योंकि इसका अगर कपड़ा की बात की जाए तत्सम में तो क्या होगा? वस्त्र। तो इस तरह से यहाँ पर तो तत्सम तो नहीं होना चाहिए, यौगिक तो यौगरूढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि इसका संधि विच्छेद तो समास तो है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कपड़ा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तो इसलिए भाई आपका राइट आंसर ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57 में कि छा कौन सा शब्द है? आपका ए में ऑप्शन है तत्सम, बी में तद्भव, सी में यौगिक और डी में विदेशज शब्द है। देखिए बॉस छा जो है ना वो एक तद्भव शब्द है। अब कैसे है तो आप तो पढ़े ही होंगे,
कोचिंग में या स्कूल में, और मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूँ ट्रिक कैसा होता है जो हिंदी ज़्यादातर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका राइट आंसर बी होगा, तद्भव शब्द होगा। आप बस याद कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 58 में कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है यानी कि आपका पूछा कि तत्सम शब्द इसमें से कौन नहीं है। आपका ए में ऑप्शन है मनुष्य, बी में मांस, सी में यशोदा, डी में जमुना। कौन तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मांस। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं ना जो संस्कृत में होते हैं, और आपको मैं बता दूं कि जो जितने भी मनुष्य के नाम होते हैं, ठीक है ना, जो मनुष्य होता है ये उसका नाम राम, श्याम, यशोदा, ये सब तत्सम शब्द में आते हैं, क्योंकि संस्कृत में उसको वही लिखा जाता है, बदल कर नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर मांस होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग 59 में क्या कहता है। कहता है कि विवाह कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन ए में है तत्भव, बी में तत्सम, सी में यौगरूढ़ और डी में यौगिक। देखिए विवाह जो है ना वो एक प्रकार की तत्सम शब्द है। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? शादी, तो शादी तो तत्भव बन जाएगा, लेकिन विवाह एक तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का नाम है, समझ सकते हो ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब लोग शब्द विचार से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60 में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, उच्चारण स्थान से, ठीक है। कितने ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो रहेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो बस शब्द विचार से लास्ट क्वेश्चन यही कि 60 में कि खीर कौन सा शब्द है। तो बता सकते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन है तत्सम, बी में तत्भव और सी में यौगरूढ़ और डी में यौगिक। तो जैसा आपको पता ही होगा कि जो खीर जो हो ना, खीर वो एक तत्भव शब्द है। अब खीर तो संस्कृत शब्द तो है नहीं, समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तत्भव इज द राइट। इस तरह से मेरा शब्द विचार यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सके मैंने इंपॉर्टेंट कराया, ठीक है, और वन विचार का भी मैंने करा दिया। अब सवाल आता है वर्णों का उच्चारण स्थान से करवा दीजिए सर। एक ही वीडियो में सब हो जाएगा, मैं वीडियो को स्पीड करके देख लूँगा फटाफट और समझ में आएगा तो आ जाएगा का क्या। तो चलिए अब जैसा कि आप लोग का बात वर्णों का उच्चारण स्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा से रिलेटेड रहेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वर्णों का उच्चारण स्थान से क्या कहता है। तो ऐसे 60 तक हो गया था, अब 61 में देखिए क्या कहता है। कहता है ना कि ठा का उच्चारण स्थान है। अब टा ठ ढ ढा वाला जो पता ही होगा, तो ठा, तो यहाँ पर का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपका ऑप्शन में ए है दंत, बी में है तालु, सी में मूर्धा और डी में ओष्ठ। तो ये कहाँ से निकलता है? जितनी भी टवर्ग वाला तरह था कहाँ से आता है? मूर्धा से आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो क्या होगा राइट आंसर होगा वो सी होगा, मूर्धा। टवर्ग का उच्चारण स्थान ज़्यादातर कहाँ से होते हैं? तो मूर्धा से होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 62 कहता है कि वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन ए में है दंत, बी में है ओष्ठ और सी में है दोनों और डी में है मूर्धा। यानी कि दंत या होष्ठ या फिर दोनों या मूर्धा। तो आपको पता होना चाहिए जो वा का जो उच्चारण स्थान होता है ना वो दोनों होता है, दंत भी ओष्ठ भी, दंतोष्ठ जिसको कहते हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है। कहता है कि माँ का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में ओष्ठ और डी में है मूर्धा। तो आपको क्या लगता है माँ का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा आपका राइट आंसर सी, ठीक है ना, यानी कि ओष्ठ इज द राइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है। कहता है कि ए का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है दोनों, डी में ओष्ठ। देखिए सारा का सारा मैं इम्पोर्टेंट ही मैं करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव उच्चारण स्थान से, जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ध्यान से देखिएगा। तो ए का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? कंठ और तालु दोनों का, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, डेट मीन्स दोनों, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है। 65 में कहता है ना कि न्या का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन ए में है नासिक, बी में है कंठ, सी में है तालु और डी में है सभी। न्या का उच्चारण स्थान क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो नासिक होगा, नाक से। न्या हमेशा ना से निकलता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि लृ का उच्चारण स्थान होता है। लृ का कौन सा उच्चारण स्थान होता है? आपका ऑप्शन ए में है दंत, बी में है कंठ, सी में है दोनों और डी में है तालु। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लृ का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत और कंठ दोनों होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि दीर्घई का उच्चारण स्थान होता है। दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ऑप्शन ए में स्वर यंत्र, बी में है तालु, सी में है ओष्ठ और डी में है दंत। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो दीर्घई का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, तालु। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं 68 में क्या कहता है कि या का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन ए में है तालु, बी में है कंठ, सी में है दंत और डी में है ओष्ठ। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो या का उच्चारण स्थान ए तालु होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए तालु। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है, 69 में क्या कहता है कि हा का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन ए में है दंत ओष्ठ, बी में है कंठ ओष्ठ, सी में स्वर यंत्र और डी में है तालु। तो आपका जो हा का जो उच्चारण स्थान होता है वह है स्वर यंत्र। डैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 69 का ये आपका राइट आंसर सी होगा, स्वर यंत्र। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 70 में कि औ का उच्चारण स्थान होता है। आपका ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है ओष्ठ, सी में है दोनों और डी में है तालु। तो औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? आपको क्या लगता है? तो आपको यहाँ पर लगना चाहिए, आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, दोनों। यानी औ जो होती है वो कंठ से भी और ओष्ठ दोनों से निकलती है, औ बोल के भी आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, दोनों। ठीक है, इस तरह से मैं आपको करता हूँ इस वीडियो को बंद। यानी कि मैंने क्वेश्चन नंबर टोटल 70 को बताया इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया वर्ण विचार, शब्द विचार और उच्चारण स्थान वर्णों का। तो इस तरह से मैंने VVI ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड लेवल के लिए 10th है और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब वीडियो को करते हैं बंद। इसी के तरह अगले वीडियो को लेकर आएंगे ग्रामर से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स विद SS फिजिक्स सर। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। और उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजना जो व्याकरण नहीं पढ़े हैं, जिनको सहायता चाहिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।